वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू सुव टॉक। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है रक्त धातु का, जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है इसका पहले पार्ट में। अब मैं इसके दूसरे पार्ट में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चैप्टर जो है आपको पता ही है, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का है, चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 2 का है क्रिया शरीर का। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ तक अगर देखा जाए तो मैंने उस चैप्टर में आपको रक्त धातु का निरुक्ति, उसकी उत्पत्ति, उसका पर्याय, उसका कार्य, उसके गुण बता दिए थे। ठीक है, तो उतनी चीज़ें मैंने कोशिश की थी कि मैंने उसमें ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने उसमें कम बताया था ताकि आपको सबसे पहले तो ये समझ में आए कि आयुर्वेदा जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस समझने की बात है। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा शॉर्ट ही रखा था, पर इस बारी में हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करेंगे रक्त व स्रोतस। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि ये रक्त व स्रोतस है क्या। तो मैं जब भी कुछ भी स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले उसका हेडिंग समझाती हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आखिर इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, ये तो समझ आए कि पढ़ना क्या है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। तो रक्त व स्रोतस का मतलब क्या होगा? रक्त का जो वहन होता है, जब स्रोतस में मतलब क्या, रक्त जब बहता है किसी चैनल में तो उसे ही कहते हैं रक्त व स्रोतस। ठीक है, तो हमारे आचार्यों ने इस पे भी कुछ श्लोक लिखे हैं और फिर उनके बारे में भी बताया गया है। क्या लिखा गया है कि शोणित वहनम श्रोतसाम यकृत, यहाँ पे यकृत है तो यकृत मूलम प्लीहा च। इसका मतलब यह है कि आगे देखेंगे, पहले इसका सुश्रुत आचार्य सुश्रुत के भी श्लोक देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है रक्त वाहे द्वे तयो मूलम यकृत प्लीहानो रक्त वाहिनिश्च धमन्य तत्र विदस्य श्यावरंगता जरोदाह पांडुता शोणित गमन रक्त नेत्रता च। क्या कहा है उन्होंने कि इसका मतलब हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे उन्होंने इसमें बताया है कि रक्त व स्रोतस के मूल क्या है। ठीक है, मतलब रक्त व स्रोतस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो रक्त व स्रोतस जो है वो यकृत और प्लीहा, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगर हम देखा जाए कि आचार्य चर सुश्रुत भी कुछ कहते हैं, तो सुश्रुत का भी यही कहना है कि वो किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो वो जो है यकृत प्लीहा तो है, या साथ में रक्त वाहिनी जो धमनियाँ होती है उनके मूल से बना है। ठीक है, उन्हीं से वो, उन्हीं का वो मूल स्थान है, मतलब बना नहीं है, मतलब मूल स्थान है जहाँ से वो शुरू होता है, वहाँ से वहीं से बन के फिर वो मूल स्थान है जहाँ पे मेनली वो पाया जाता है, वो वही वो स्थान है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अब समझते हैं कि ऊपर में श्लोक क्या लिखा था। तो श्लोक लिखा है शोणित वहनम श्रोतसाम यकृत, यकृत है वहाँ पे, यकृत मूलम प्लीहा च। मतलब शोणित का मतलब हो गया रक्त, रक्त का वहाँ वहन होता है। तो श्रोतसाम मतलब चैनल्स में होता है। तो रक्त व स्रोतस के जो मूल, यहाँ पे वही बताया कि रक्त व स्रोतस के मूल कौन है, तो यकृत और प्लीहा बताया गया है, जैसा चरक ने बोला है। अगर वही उन्होंने कहा होता तो यहाँ पे यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियों का भी जिक्र होता। तो यहाँ पे दिया तो है रक्तवाहे द्वे तयोमूलम यकृत प्लीनहानो रक्तवाहिनश्च धमन्यः। मतलब क्या है, तो मूल कौन कौन सा है, तो यकृत है, प्लीहा है, रक्तवाही धमनियाँ हैं, ये सारे इसके जो हैं वो मूल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तत्र विधस्य श्यावरक्ता जरदाहा पांडुता शोणित गमन नेत्रता च। मतलब विदृश्य, मतलब कि क्या होता है, विधराश्य किससे, मतलब इसकी इंजरी जब हो जाती है तो इंजरी होने के बाद क्या होता है, तो इंजरी होने की वजह से जब रक्त में कोई भी रक्त व स्रोतस में जब इंजरी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो उससे सबसे पहला है कि श्यावरंगता। श्यावरंगता मतलब होता है कि उसमें जो होता है ब्लैक कलर का, जिस कलर मतलब जो कलर होता है ना, रेड कलर का होता है जो हमारा ब्लड, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी मतलब ब्लैक कलर का कलर आ जाएगा बॉडी में, तो हम कहेंगे कि श्यावरंगता हो गया है। मतलब क्या हो गया कि
श्याम कैसे, मतलब श्याम की मतलब क्या, कृष्ण की बात हो रही है, तो श्याम क्या होता है, कैसे थे, तो काले। तो इसीलिए कहा गया कि जब ब्लैक हमारा बॉडी होने लगेगा ना, ब्लैक डिस्कलरेशन होता है बॉडी का, उसी को कहते हैं श्याम वर्णता। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्वर, ज्वर मतलब फीवर होगा। और क्या होगा, दाह होगा, पांडुता होगा, फिर क्या होगा, फिर शोणित गमन होगा, फिर क्या होगा, नेत्र, रक्त नेत्रता होगा। ठीक है, शोणित गमन मतलब क्या होता है कि रक्त का बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाना, उसको कहते हैं रक्त का शोणित गमन। ठीक है, फिर क्या होता है, रक्त नेत्रता। रक्त नेत्रता क्या है, तो हमारी आंखों में क्या होगा, रेडनेस हो जाती है, तो उसी को कहते हैं रक्त नेत्रता हो गई। तो ये सब अगर उसमें इंजरी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त व श्रोतदृष्टि के कारण। तो क्या होगा, तो सबसे पहले कि उसकी श्रोतदृष्टि मतलब उसमें प्रॉब्लम आने का क्या कारण है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आने का कारण है कि हम उष्ण और स्निग्ध बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब जो बहुत चिकना है और बहुत ही गर्म है, उन चीज़ों की बहुत अगर अधिक मात्रा में, वैसे भी किसी भी चीज़ की अति हो जाती है ना, मतलब अधिक हो जाते हैं किसी चीज़ ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। तो बहुत ज़्यादा उष्ण या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को आप खाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सेवन करने की वजह से आपकी श्रोतदृष्टि हो जाएगी रक्तवाह में। ठीक है, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके चैनल्स में। फिर और किसकी वजह से होता है, आतप या अग्नि के अति सेवन। आतप का मतलब होता है धूप, धूप और अग्नि का बहुत ज़्यादा सेवन करोगे तो भी ये होगा। फिर कब होगा, पेय पदार्थ के अति सेवन, मतलब पीने वाले पदार्थ को बहुत ज़्यादा ही हम लोग पी लेंगे तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। फिर क्या होगा, विदाही अन्न, तिल पड़नी, मतलब क्या, विदाही अन्न का मतलब होता है जो स्पाइसी तक फूड होते हैं उनको आप ज़्यादा खा लो। या फिर तिल पन्नी की मतलब मस्टर्ड की बात की गई है, ब्लैक मस्टर्ड, उनकी अगर उन चीज़ों को ज़्यादा खाते हो तो हमारे जो रक्त व श्रोतदृष्टि होने लगती है, मतलब हमारे चैनल्स में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अब क्या है कि रक्त व श्रोतदृष्टि के लक्षण, मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हमारे चैनल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ से रक्त फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, तो कैसे, तो इसमें ये सारी डिजीज़ेस हमें दिखेगी। और ये सारी डिजीज़ अगर हम दिख रही है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे रक्त के जो स्रोतोदृष्टि है उसमें दिक्कतें आने शुरू हो गई है, इसी वजह से ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले कुष्ठ, स्किन डिजीज होता है, लिप्रोसी भी कहते हैं एक तरह का। मतलब क्या होता है ना कि कहीं कहीं आप देखते हैं कुछ कुछ लोगों को वाइट पैचेस होने लगते हैं बॉडी पे, कहीं कहीं पे, तो उस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा ना तो उसे कहते हैं कुष्ठ। ठीक है, फिर अगर हम देखा जाए तो ये क्या होता है, एक विसर्प, विसर्प का मतलब होता है कि लोग, किसी किसी लोगों को आप देखेंगे कि पित्ती उछल जाता है, हिंदी में कहा जाए तो पित्ती उछलना होता है, तो वही हो गया विसर्प। फिर पिंडिका मतलब उसमें पिंपल्स आने लगते हैं लोगों को। फिर क्या होता है कि रक्त पित्त मतलब कि ब्लीडिंग डिजीज होने लगता है। रक्त प्रदर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। फिर क्या होगा, तो प्लीहा वृद्धि मतलब क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली, मतलब हमारा जो स्प्लीन है नॉर्मल उसके साइज से बढ़ जाएगा। फिर कामला, कामला मतलब क्या होता है, जॉन्डिस हो जाएगा उस व्यक्ति को। या नीली का, ब्लू हो मोल्स दिखने लगेंगे। फिर गुदपाक मतलब कि हमारी जो आते हैं उसमें एक तरह का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो मुख पाक, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा हमारे मुंह, माउथ में, माउथ वाले एरिया में, तो कहेंगे मुख पाक। ठीक है, और जितने भी समस्त जो रक्त प्रदोषक विकार है वो सारे ही स्रोतोदृष्टि के कारण है। ठीक है, मतलब कि चैनल में दिक्कत होने का कारण क्या हो सकता है, तो चैनल में दिक्कत होने का कारण वो हमारा रक्त के प्रदोषक विकार भी हो सकते हैं। ठीक है, जो रक्त में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो विकार है ना, वो भी कारण हो सकते हैं हमारे रक्त के स्रोतोदृष्टि के। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, रक्त व स्रोतोदृष्टि की चिकित्सा कैसे करते हैं, इसकी चिकित्सा, तो रक्त प्रदोषक विकार की चिकित्सा, मतलब जो रक्त में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसकी अगर हम चिकित्सा कर दें तो इसकी भी चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है, तो यही है, रक्त व प्रदोषक विकार की चिकित्सा करते हैं तो श्रोतोदृष्टि की भी चिकित्सा हो जाती है। और फिर क्या होता है, रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण वही जिसमें एक लीच थेरेपी आता है कि लीच, इसमें होता ये है कि बॉडी में क्या करते हैं कि लीच जो होता है ना, लीच को बॉडी पे रखते हैं और जहाँ जहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को वो सक कर लेता है। और जब तक सक करता है, जब तक प्योर ब्लड आने लगे, जैसे ही प्योर ब्लड आता है तो हमें पेन भी फील होने लगेगा, पेशेंट जो है उसको पेन फील होने लग जाएगा।
तो फिर वो हमें खुद ही कहेगा कि अगर ज़्यादा पेन होने लगता है तो फिर हम समझ जाते हैं कि अब उसके बॉडी से शुद्ध रक्त आने लग गया है। तो इस तरह से भी हम जो है वो हमारे बॉडी से दूषित रक्त को बाहर निकाल, मतलब जो दूषित या फिर जो खराब रक्त है, मतलब जो हमारे यूज़ के लिए अच्छा नहीं है, उन सब के लिए हम रक्त मोक्षण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अब देखेंगे कि रक्त धातु का निर्माण, मतलब कि कोई भी रक्त धातु बना कैसे है। अब हर ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अभी धातु जो रिसेंटली एक वीडियोस बनाई उसमें भी बताई थी कैसे हर धातु का निर्माण होता है। तो सब धातु का जो निर्माण है वो बिल्कुल एक ही जैसा है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका कैसे निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले जो रक्त के कुछ सधर्मी अंश होते हैं, ठीक है, उस पर रक्त अग्नि, मतलब उस पर रक्त की अग्नि काम करती है। ठीक है, रक्त अग्नि काम करेगी। सबसे पहले बनता है मल और दूसरा मान होता है सार। सार भी जो होता है फर्दर डिवाइड होता है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या बनाता है, रक्त बनाता है, और सूक्ष्म क्या बनाता है, तो मांस सधर्मी अंश और उपधातु बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारी रक्त धातु बनेगी। फिर इससे मांस अधर्मी अंश से मांस बनेगा, फिर वहाँ पे मेद सधर्मी अंश बनेगा, फिर मेद बन जाएगा उससे। तो इसी तरह से जो है ना हमारे शरीर में रक्त धातु का निर्माण होते रहता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि रक्त धातु क्या होता है, तो प्लाज्मा लिम्फ, ये तो बहुत इजी है, इतने दिनों में तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रागहीन होता है। फिर क्या है रक्त धातु। रक्त धातु कैसा होता है, तो रक्त धातु ब्लड को कहते हैं। ठीक है, उसके पास एक अपना कलर होता है, तो वही है रक्त धातु। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति ही देख रहे हैं, तो अब उसकी देखेंगे कि कैसे हुई है दोषों के हिसाब से। तो दोषों में क्या है कि पित्त की उष्णता से, जब रस धातु पे पित्त दोष होता है, जब पित्त उस पे उष्णता देता है, गर्माहट देता है, तो क्या होता है, तो रक्त में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, रस का जो प्रसाद भाग पे जब जो आहार कर रहे, जो रस का जो प्रसाद भाग है उस पर जब पित्त की उष्णता पड़ती है, पित्त की गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है, तो रक्त में परिवर्तन हो जाता है, मतलब रक्त में चेंज हो जाता है। और क्या, फिर क्या है, जलीय तत्व, जलीय तत्व युक्त रस युक्त एवं प्लीहा को प्राप्त होकर रक्त में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस में जब, जिसको रस युक्त बोलते हैं, उसमें प्लीहा को प्राप्त होकर, मतलब प्लीहा स्प्लीन को जब प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाएगा, तो उसमें रक्त में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, तो कहते हैं कि इस जलीय, वो सेम ही चीज़ है, सेम ही है, ऊपर जो लिखा है वो उसका सेम ही है, और ये भी सेम है कि यकृत प्लीहा में रहने वाले जो रंजक पित्त या फिर पित्त होते हैं उसी से रक्त बनता है। वो सेम ही बात है जो यकृत प्लीहा, क्योंकि उसका मूल स्थान है तो उसी में रहेगा पित्त, तो उसी के पित्त की द्वारा जब रंजक होती है तब उसमें रक्त धातु बनते हैं। ठीक है, समान वायु की प्रेरणा में रस हृदय में जाता है। ठीक है, समान वायु की अगर देखे जाए तो उसके हिसाब से रस जो है वो हृदय में जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है रस पे पित्त द्वारा क्या होता है, पित्त जब पड़ता है उसकी उष्णता तो रक्त में बदलता है। सेम वही चीज़ है कि कैसे जो है वो रस से रक्त बन रहा है, उसी के बारे में पूरा वर्णन किया गया, मतलब एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शुद्ध और विशुद्ध रक्त। तो सबसे पहले आप जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में शुद्ध विशुद्ध समझ में ऐसे बहुत, देखिए क्या शुद्ध और विशुद्ध रक्त की बात की जा रही है, मतलब शुद्ध क्या जो प्योर होगा और विशुद्ध क्या जो इम्प्योर होगा उसके बारे में है। ठीक है, रक्त वाले पुरुष के लक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि शुद्ध और विशुद्ध रक्त होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि शुद्ध रक्त क्या है। ठीक है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी आप लोगों को क्योंकि मुझे सर्दी हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा ही होली खेली इस बारी, तो इसी वजह से मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी लो हो गई है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको समझा तो दूंगी ही, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। शुद्ध रक्त, आपने भी खेली ही होगी होली, तो हैप्पी होली आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशुद्ध रक्त क्या है। ठीक है, तो देश सात्म, काल सात्म एवं लोक सात्म की जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार आहार विहार करने पर व्यक्ति के शरीर में शुद्ध रक्त बनता है। मतलब कि जैसे देश है, मतलब देश की बात क्या करिए कि जो व्यक्ति अपने देश की जलवायु के अनुसार, जलवायु के अनुसार, ठीक है, ऋतु एवं
अवस्था के अनुसार, ऋतुओं की अवस्था के अनुसार तथा अपने जो शरीर के शरीर के अनुसार आहार विहार का सेवन करता है। ठीक है, जो देश का कैसा जलवायु है, क्लाइमेट कैसा है, उसकी ऋतु कैसी है, ये सब देख के, और जो खुद को अपने आप को देख के जिस तरह का खाना पीना खाता है, उससे क्या होता है, तो उससे ही शुद्ध बनता है। देखा कितना सिंपल है। तो यही इसीलिए इसे समझना जरूरी था कि शुद्ध क्या, शुद्ध तो ऐसे भी आप जानते हो कि क्या ही है शुद्ध रक्त। लेकिन अगर ऐसे आपको डेफिनेशन लिख दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि प्योर ब्लड को कहते हैं शुद्ध रक्त, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। ये सब नहीं लिखना है इसमें, इसमें कुछ अलग ही लिखना है। मतलब इसमें बताना है कि कैसा होगा शुद्ध रक्त। तो वही होगा जो सभी चीज़ों में, मतलब जो जो ऐसे खाने पीने की चीज़, जो ऐसा आहार विहार, मतलब जो ऐसा खाना पीना जो हम सेवन करें, जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से भी अच्छा हो, जो हमारे शरीर के हिसाब से अच्छा हो, वो सब चीज़ें जब हम खाएंगे ना, तब हमारे शरीर में एक शुद्ध रक्त का निर्माण, मतलब शुद्ध रक्त बनेगा। तो बस यही है। ठीक है, तो आप ये नहीं कि मॉडर्न की तरह आप बताने लगे कि शुद्ध रक्त क्या है, प्योर ब्लड जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो, ये सब नहीं लिख सकते, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा अलग है आयुर्वेदा, क्योंकि ये हमारे आचार्य पहले के टाइम का लिखा गया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, आप आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है, तो शुद्ध रक्त के अब लक्षण देखेंगे। ठीक है, शुद्ध रक्त एवं विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण लिखिए। ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया तो क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उस शुद्ध रक्त वाले लक्षण कैसे हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो जो मधुर हो, वो क्या होता है कि शुद्ध रक्त मधुर होता है। फिर क्या होता है, थोड़ा लवण रस युक्त होता है। ठीक है, लवण मतलब क्या होता है, सॉल्टी, सॉल्टी होता है थोड़ा, कुछ शीतल एवं कुछ उष्ण होता है। मतलब क्या होता है, तो थोड़ा शीतल, शीतल मीन्स ठंडा होता है, थोड़ा गर्म होता है। श्रोधक असहनत, असनहत, असनहत मतलब क्या होता है कि जो ना ज़्यादा पतला नहीं हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, उसको कहते हैं असनहत। ठीक है, फिर क्या होता है, जो लाल कमल इंद्र गोप स्वर्ण के समान लाल वर्णन हो। मतलब क्या होता है कि ये लाल कमल की जैसा होता है, कोई भी शुद्ध रक्त होता है बिल्कुल इंद्र गोप। इंद्र गोप क्या होता है, तो लेडी बर्ड की बात की जा रही है। फिर क्या होता है, स्वर्ण के समान, स्वर्ण तो आप देखे ही, जब तपता है तो कैसे एकदम लाल लाल रेड रेड दिखता है, तो वैसा ही उसी के समान होगा, तभी वो शुद्ध रक्त के लक्षण है। ठीक है, और जो भेड़ एवं खरगोश के रक्त के समान होते हैं। ठीक है, जो भेड़ और खरगोश का जो रक्त है उसी के जैसा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए ही होंगे। तो क्या ही है, देखा कैसा होता है, बस इसमें कुछ ये याद रखना है। फिर इसमें कैसा होगा शुद्ध रक्त, ठंडा होगा, गर्म होगा, न पतला होगा ना गाढ़ा होगा। देखा ही होगा ना, पतला गाढ़ा थोड़ी होता है, मीडियम होता है। फिर लाल रंग का ही होता है, तो लाल रंग के लिए अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर कर दिया, बस यही है और क्या। अब देखो, विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, तो जिस पुरुष का वर्ण प्रसन्न हो, जो आदमी थोड़ा खुश सा रहता हो, जिसे चेहरे पे कॉम्प्लेक्शन दिखेगी, मतलब खुशी दिखेगी, तो वो कहेंगे कि वो जो होता है शुद्ध रक्त वाला व्यक्ति है। फिर क्या होगा, उसकी इंद्रिय प्रसन्न होगी, उसकी जो सारी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, वो भी काफ़ी खुश होगी, और जो भी अर्थ को ग्रहण करेगी। कैसे पता करेंगे खुश है, तो मतलब कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि हमारे, जैसे कि अभी हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मेरा जो इंद्रियां है वो किसी भी अर्थ को मतलब ग्रहण कर ले। अर्थ का मतलब है कि सुनना, मतलब शब्द को सुनना, रस को, मतलब गंध को सूंघना, फिर बोलना, ये सारे उसके अर्थ हो गए, तो उसको हम ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि मेरा इंद्रिय प्रसन्न है, हेल्दी है। ठीक है, देखा प्रश्न लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ हेल्दी की बात कर रही है। ठीक है, फिर जिस पुरुष का पाचन किया बिना किसी बाधा के हो रहा हो, मतलब ऐसे पुरुष जिसके जो पाचन जो होता है, डाइजेशन जो है, वो बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा हो, तभी तो शुद्ध रक्त बनेगा। अगर उसका डाइजेशन ही अच्छे से नहीं होगा, फूड अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं होगा, एसिमिलेट नहीं होगा, तो फिर वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं बॉडी से, तो कैसे एक शुद्ध मतलब रक्त का निर्माण तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पाचन अच्छी होनी चाहिए। फिर देखो और क्या है, जिस पुरुष के पुरुष मूत्र आदि वेग बाधा रहित होते हो, कहते हैं कि पुरुष मतलब जो उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो इजीली निकल जाए, तभी तो रक्त की नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, तभी तो प्रॉपरली फंक्शनिंग होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुख पुष्टि एवं बल युक्त होता है, जो काफ़ी सुखी हो, मतलब कि खुश हो,
और फिर पुष्टि हो, नरिश्ड हो, या फिर बल जिसमें अच्छा खासा हो, तो कहेंगे कि वो शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति है। ठीक है, अब विशुद्ध रक्त वाले पुरुष को देख लिया जाए तो इसमें विशुद्ध रक्त वाले जो है ना, उसमें दोषों के हिसाब से उनकी विशुद्धता बताई गई है कि कैसे वो विशुद्ध है। विशुद्ध, ठीक है, मतलब कि वो शुद्ध नहीं है, उसमें क्या ऐसी या चीज़ आ गई, वो दोषों के साथ कंपेयर करके कहा है आचार्यों ने। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वात दोष की दृष्टि से रक्त अरुण वर्ण का, विशद, झाग युक्त और तनु होता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है द्वाद दोष, तो अरुण होता है, मतलब कि अरुण की मतलब जो सूर्य की जो किरणें होती है ना, जब सूर्य बनता है तो कैसे एकदम लालिमा दिखती है हमें सूर्य में, तो उसी की तरह कहते हैं कि वर्ण अरुण वर्ण का है, अरुण वर्ण का होता है। फिर क्या होता है, तो विशद होता है। ठीक है, विशद की मतलब क्या है, तो विशद का मतलब होता है कि वो उदासी, मतलब कि उसमें उतनी उदासी सी होती है अच्छे से, मतलब कि वो उसमें गाढ़ापन हो सकता है, या फिर उसमें जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो, तो इस टाइप का होता है। फिर झाग युक्त होता है, मतलब उसको उसमें जैसे कि कैसे जब सर्फ से कैसे हम लोग झाग बनाते हैं, तो उसी तरह से ये जो विशुद्ध रक्त है ना, उसमें भी झाग बन जाता है। नहीं कहते हैं कि ऐड आता है दाग अच्छे हैं, है ना, तो वही वाले दाग की बात हो रही है, वही वाले झाग की बात हो रही है। ठीक है, और तनु होता है, तनु समझ रहे हैं, तनु का मतलब क्या होता है, आपकी बुक में दिया भी है कि तनु का मतलब जो है वो पतला होता है। ठीक है, तो पतला होगा। फिर और क्या होगा अगर दूषित हो गया, तो अब पित्त के हिसाब से देखिए, जब दूषित, ऐसे भी आप वैसे आप लिख सकते हो कि वात दोष की दृष्टि से पहला लिखोगे कि रक्त अरुण होता है, फिर दूसरा में लिख देना कि विशद होता है, विशद समझा देना क्या होता है, तो विशद को समझा दो, तो फिर वो एक एक लाइन बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर विशद का मतलब उदासी टाइप का होता है, छाग युक्त होता है, छाग मतलब कि उसमें छाग बनेगा, तो ये सब लिख दो। तो ये इस पॉइंट वाइज लिखोगे तो ऐसे भी सर नंबर ज़्यादा ही मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और तनु होता है, पतला होता है। ठीक है, फिर लिखो पित्त से दोषित रोग, फिर डैश दे के वन लिखो, कैसा होता है, तो पीला अथवा काला रंग का होता है। फिर दूसरे में लिखो कि पित्त की उष्णता से क्या होता है, जमने वाला हो जाता है। ठीक है, गर्मी से कैसे लगेगा, तो जमने लग जाता है। फिर कफ दूषित जो रोग होता है उसमें क्या होता है, पांडु, मतलब क्या होता है, अनीमिया। फिर कहते हैं घर्ण, या फिर गाढ़ा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब कफ से दूषित होती है, अनीमिया हो जाएगा, घना या गाढ़ा हो जाएगा। फिर अगर वही दो दोस्त, जब कोई दो दोस्त रक्त दृष्टि में दो दोस्त जब मिलते हैं, जब दो दोष मिल भी जाते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर तीनों अगर दोषों के जब मिल जाते हैं ना, तो भी हमें जो होगा वो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तभी वो विशुद्ध रक्त बन जाएगा। ठीक है, तीनों मिलने के बाद। अब देखो, अब शुद्ध रक्त तो मैंने बता ही दिया आपको। अब हम देखेंगे क्या कि दूषित रक्त के लक्षण। ये वो पहले तो वो हमारे आचार्य चरक कह रहे थे, अब हमारे आचार्य सुश्रुताचार्य ने क्या कहा है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि वात दूषित रक्त होते हैं। वो उन्होंने भी दोषों के हिसाब से ही कहा है कि वो क्या हुआ काल, बाकी सब ऐसे ही है, इसमें कुछ कुछ और बात नई बातें ऐड की है कि क्या कहा है वात दोष के बारे में, कि वो काला होता है, शीघ्र ही गाँव में सब जल्दी बहने लगता है, अस्किंद होता है, मतलब नहीं जमने वाला होता है। फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ होते हैं बात की वजह से। बात अगर बढ़ जाए तो बात दूषित हो जाता है, तो उसकी वजह से काला, शीघ्र, जामी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगर पित्त दोष की बात करते हैं तो पित्त दोष में क्या होगा, तो पित्त दोष में नील होता है, पीत होता है, पीला रंग का हो जाएगा, हरित हरा रंग का हो जाएगा, श्याम वर्ण होगा। फिर क्या होता है, विस्त्रगंधी होगी, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आने लगेंगी अगर दूषित हो जाता है। फिर चींटियाँ और मक्खियाँ को भी वो अच्छी नहीं लगती, वो भी उनके पास नहीं भटकते हैं। तो क्या कहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो पित्त से दूषित है इसीलिए हो रहा है। फिर देखो अगर कफ की बात करते हैं, कफ क्या है, तो गेरू के पास के पानी जैसा होता है। गेरू मतलब जो रेड कलर का जो गे होता है, रेड कलर की गेरू, उसके पानी के जैसा दिखता है। फिर स्निग्ध हो जाता है, काफ़ी चिकना हो जाता है, काफ़ी शीतल ठंडा हो जाता है। फिर और अगर हम देखें तो क्या होगा, तो देर से बहने वाला हो जाता है, मांसपेशियों की तरह ही दिखने लग जाता है। ठीक है, और तीनों दिवसी की वजह से भी क्या होता है, कांजी की आह आने लगती है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी तरह का गंदा सा स्मेल नहीं आएगा।
नहीं आएगा, दुर्गंध युक्त है, ठीक है, तो मतलब उसमें अच्छी स्मेल नहीं आती है, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो रक्तसार पुरुष। रक्तसार पुरुष कैसे होते हैं? जिनके नेत्र, आँख, तालु, जीभा, ओष्ठ, प्रतिताल, पादताल, जिन व्यक्तियों के चिकने एवं ताम्र वर्ण को होते हैं उसे रक्तसार पुरुष कहा गया है, ठीक है। तो जिसके कि मतलब कि फिंगर्स, जिसके नेत्र मतलब आंखें, ये सारी जिसकी अच्छी होती है उन्हें क्या कहा गया कि ये सारे तो वो व्यक्ति चिकने होते हैं और ताम्र वर्ण के होते हैं, मतलब कि थोड़े सांवले वर्ण के होते हैं, ठीक है। उसे ही रक्तसार पुरुष भी कहते हैं उस व्यक्ति को, ठीक है। उसमें और क्या क्या होता है? तो वो सुखी होता है, उड़नता करता है। उड़नता का मतलब है बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। उष्णता मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब त्वकसार पुरुष के रक्तसार पुरुष प्रधान होते हैं। त्वकसार पुरुष से ज़्यादा कौन प्रधान होता है? तो रक्तसार प्रधान होता है, ठीक है। अब देखो रक्त के क्षय होने का क्या क्या कारण है? रक्त में किसी भी तरह की कमी आने के क्या क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले पता है कि त्वचा का रुक्षता। त्वचा जब रुक्षता होने लगी, मतलब काफ़ी ड्राई ड्राई सा होने लगा, फटने लग गया या फिर क्रैक आने लग गया, फिर क्या होगा? मुरझाने लग गया, तो कहेंगे कि रक्त की कमी है उस इंसान में, ठीक है। फिर क्या होगा? कहते हैं शीतल और खट्टा खाने की इच्छा होना, ठीक है। ठंडा और शीतल खाने की इच्छा इस टाइम पे तो होती ही है, जब रक्त कम होगा तो खाने का अच्छा लगेगा। फिर सिराओं में स्थिरता, मतलब सिराओं जो होते हैं वेंस में क्या होगा? तो वो काफ़ी पतला हो जाता है। फिर क्या होता है? रक्त के अधिक, लेकिन अगर वही धमनिया में होता है, अगर ये चीज़ को मार्क करो कि यहाँ पे सिराओं में हो रहा है स्थूलता और वहाँ पे धमनियों में होता है, मांस में, तो ये चीज़ें गलत हो सकती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। फिर क्या होता है कि रक्त के अधिक मात्रा से निकलने से जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। मतलब रक्त बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल रहा है तो हमारा जो जो अग्नि है, जो डाइजेस्ट करता है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वात दोष का जो प्रकोप भी प्रबल होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? अंधापन आने लग जाता है लोगों में, आछेपन आने लग जाता है, तृष्णा मतलब थ्रस्ट, तिमिर, तिमिर की बात करते हैं तो क्या होगा? तो डार्कनेस आने लग जाता है। फिर ये सारी चीज़ें होंगी। पक्षाघात, पक्षाघात मतलब क्या होता है? लकवा मारने लग जाता है। फिर पांडुता मतलब अनीमिया। फिर क्या होता है? मृत्यु, मतलब यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है रक्त की कमी होने की वजह से। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? स्वयं निवर्धन। निवर्धन मतलब निवर्धन मतलब होता है कि खुद को वो सब चीज़ों खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को नरिश करे, ठीक है। अधिक शीत वीर्य ना हो, ना ज़्यादा बहुत ठंडा हो, न स्निग्ध हो, रक्तवर्धन हो, उन सब चीज़ों को खाना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके लिए मैं अभी रात के 4:30, रात के नहीं, सुबह की 4:30 बज रही है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं अभी तक रात में सोई नहीं हूँ। इस पहले तो मैंने इनको लिखा, फिर उनके बाद उस पर वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, तो मैं काफ़ी मेहनत करना होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो डाउट है उसे पूछें, ठीक है। और लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर क्या होता है कि या फिर रक्त वृद्धि। रक्त वृद्धि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि रक्त में की वृद्धि होती है। तो फिर मतलब रक्त वृद्धि होने पे क्या क्या होता है? तो रक्त बहुत ज़्यादा अगर शरीर में बढ़ जाता है ना, हमारे शरीर में, तो क्या होगा? शरीर तथा नेत्रता में लालिमा आ जाती है, मतलब ब्रेडनेस आ जाती है। सिराओं भी होता है वो पूरा रक्त से भर जाता है। इंजरी होने पे क्या होगा? विसर्प मतलब क्या, वही मैंने बताया था ना कि पित्ती उछलने लगता है शरीर में। फिर उसके बाद उसकी स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन की डेवलपमेंट होने लगेगी तेज़ी से। कुष्ठ हो जाएगा, वही कि पूरा एक वाइट वाइट पैचेस बनने लग जाएंगे। फिर क्या होगा? वात, रक्त, रक्त पित्त, गुल्म, ठीक है। दंत रोग, दांत में रोग हो जाएगा। क्लमा मतलब अनीमिया। मूर्छा मतलब कि हमें कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा क्या है? अगर बढ़ गई है तो संशोधन करो, ठीक है, मतलब एक तरह का पंचकर्मा करवाओ जिससे कि आप ठीक हो सकते हो। फिर क्या करना है कि
वृद्ध धातुओं को कम करना, मतलब कि एक ऐसे जो हमारे शरीर में, मान लो कि हमारा अगर बॉडी में रस बहुत ज़्यादा बने तो रक्त भी ज़्यादा बनेगा, तो रस को ही कम बनाएंगे तभी तो रक्त कम बनेगा, तो उनको भी कम करने का काम है, ठीक है। और रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। विरेचन, वमन, विरेचन, ये सारे पंचकर्मों में ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए। ऐसा ऊपर वाला जो है वो शुश्रुताचार्य का, नीचे अष्टांग हृदय ने कहा है, ठीक है। अब रक्त प्रदोषज विकार मतलब क्या है कि रक्त को दूषित करने से, रक्त को जब दूषित करेंगे तब रक्त में कोई प्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब उसके कारण देखो, रक्त का दूषित होना, रक्त दूषित होता है ना, तभी रक्त शोधक विकार भी होते हैं, ठीक है। फिर लक्षण, इसमें क्या होता है, कुष्ठ हो जाता है, लिप्रोसी हो जाता है, ये सारे विकार हो जाते हैं, ठीक है। चिकित्सा की बात करेंगे तो क्या करना है भाई, या विरेचन कर लो, पंच उपवास कर लो, रक्त विस्रावन कर लो, रक्त मोक्षण कर लो, ये सब चीज़ें करो ताकि आप और जल्दी ठीक हो जाओ। फिर क्या करना है, रक्त एवं पित्त की आश्रय आश्रय भाव, क्या है उसके आश्रय आश्रय भाव कि पित्त का जो आश्रय है वो कौन सा है, तो रक्त धातु मतलब पित्त, ठीक है। तो ये हो गया उसका आश्रय भाव। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रक्त एवं जो पित्त होता है वो कैसा होता है, तो उष्ण और स्नेह होता है, मतलब गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है, तो शीत द्रव्य, अगर शीत द्रव्य मिल जाता है तो वो समन करने का काम करता है, और वही जब कोई बहुत गर्म सा द्रव्य मिल जाता है तो उसके प्रकोप को बढ़ाने लग जाता है, ठीक है। तो यही होगा हमारा ये। फिर क्या है, आचार्य भागवत के अनुसार रक्त के विकार प्रायः पित्त वृद्धि से उत्पन्न होते हैं, मतलब पित्त में जब वृद्धि होती है तभी हम कहेंगे, पित्त की जब वृद्धि होगी ना तब कहेंगे कि रक्त में जो है हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रक्त की प्रधानता क्या है। तो इसमें ना हम एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि मैम रक्त भी जो है वो एक दोष है, ठीक है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी कि रक्त दोष तो कहा था किसी लोगों ने, लेकिन फिर आचार्यों ने उसे एक्सप्लेन किया कि वो दोष कैसे नहीं है, ठीक है। तो बहुतों का आचार्य के मन में आया था कि रक्त भी एक तरह का दोष ही है, क्योंकि जैसे कि शरीर के निर्माण करने के लिए एक वात पित्त कफ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से एक रक्त भी इतना ज़रूरी है कि रक्त के बिना तो जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जल ही जीवन है, वैसे ही रक्त भी जीवन है। तो फिर भी आचार्य ने इसे दोष क्यों नहीं माना, मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब प्रधानता देखते हैं कि संपूर्ण शरीर में रक्त जीव का उत्तम आधार है, ठीक है। मतलब कि पूरी जो बॉडी है उसमें रक्त जो है वो जीव का उत्तम आधार है, मतलब मेन सोर्स है किसी भी आदमी के जीने का, ठीक है। रक्त शरीर का मूल है, किसी भी शरीर का जो मूल है, जो मेन चीज़ है वो क्या है, तो रक्त है। रक्त की रक्षा करना चाहिए हमें, हमेशा क्या करना चाहिए, रक्त की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि रक्त ही जीव का दूसरा नाम है। अगर रक्त रहेगा तभी तो हम जीवित रहेंगे। मान लो किसी में रक्त की खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उन्हें कितने प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि रक्त ही जीवन है, ठीक है। अब देखो हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीन दोषों या चतुर्थ रक्त के बिना संभव नहीं है, ठीक है। ये सब के बिना संभव नहीं है। हमारी उत्पत्ति, उसकी स्थिति बनाए रखना, उसको ठीक करके रखना, ये सब चीज़ें जो है वो क्या होगा, रक्त कहीं का दोष, मतलब कि हमारे तीन दोष जो है वो मिलकर उसके बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। किंतु रक्त को दोष नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं, अब आप सुश्रुताचार्य, तो अब उनकी बात करते हैं। तो दोष स्वतंत्र रूप से दूषणात्मक है, मतलब जो दोष होता है वो दूषित होता है, दूषात्मक होता है, ठीक है। लेकिन रक्त जो है वो स्वतंत्र दूषणात्मक नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है कि दोष प्रकृति निर्माण करते हैं। दोष जो होते हैं वो हमारे नेचर को बनाते हैं, ठीक है। वो बात पित्त कफ जो है वो हमारा नेचर डिसाइड करते हैं कि इस आदमी के अंदर कैसा नेचर है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा, कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब पित्त की वृद्धि होती है तभी हम कहते हैं कि पित्त में अगर किसी वृद्धि होगी तभी हम कहेंगे कि रक्त में वो कोई ना कुछ कर रहा है, ठीक है। कि
उन्होंने कहा कि रक्त को जो भी विकार हो रहा है तो वो किसी वजह से होगा, तो पित्त की वजह से होगा। तो वैसे ही दोष जो होते हैं ना, वो उनकी एक प्रकृति होती है, उनका एक अपना नेचर होता है, लेकिन ऐसा रक्त का नहीं होता है, इसीलिए इसे दोष नहीं कहते। फिर क्या है कि दोषों का स्थान वर्णन किया, सबने सारे दोषों का बताया कि हमारे जो हार्ट और क्लेविकल के साथ कंपेयर करके कहा गया है ना कि हमारे जो क्लेविकल के ऊपर जो होगा वहाँ कफ होगा, फिर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर जो भी होता है वहाँ पे कफ होता है, और फिर हमारे जो क्या बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन है, वहाँ से लेके हमारा जो नाभि है, नाभि से लेके हार्ट तक एरिया, वहाँ पे पित्त दोष होता है। और फिर जो हमारा नाभि से नीचे के पार्ट होते हैं वहाँ पे कफ होता है। लेकिन वैसे ही हमारा जो रक्त है उसका कोई स्थान नहीं निर्धारित किया गया है, वो तो पूरे ही बॉडी में होता है, तो उनके बारे में भी नहीं कहा गया है, नहीं बताया गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि रक्त दोष नहीं है। ठीक है। फिर वात पित्त कफ जो होते हैं वो तीन स्तंभ कहे हैं आचार्यों ने, कभी रक्त के बारे में कोई कहा ही नहीं, तो फिर इसीलिए भी हम रक्त को दोष नहीं मानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वात पित्त कफ ही मिलकर हमारे शारीरिक दोष को बना रहे हैं, ना कि हमारे रक्त जो है वो हमारे शारीरिक दोषों को बनाता है। ठीक है। तो इसीलिए भी कह सकते हैं कि रक्त जो है वो दोष नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस चैप्टर एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और आपको यहाँ इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें, मैं आपकी डाउट को जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगी। तो मैंने जो डाउट था कि रक्त दोष कैसे नहीं है, मतलब उन्होंने ये पूछा था कि रक्त को तो दोष कहा गया है, तो मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि यहाँ रक्त को दोष नहीं मानते हैं आचार्य, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जो दोष के जो वात पित्त कफ के बारे में कहा गया है वो रक्त के बारे में नहीं कहा गया, इसीलिए हम रक्त को दोष नहीं मानते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। ओके बाय। मैं कोशिश करूँगी कि आप आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहूँ, ताकि आपको और भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू।